अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के पहनावे भी अलग अलग होते हैं, ये हमने जाना है। इसी प्रकार भारतीयों के और विदेशियों के पहनावे में भी अंतर था। शक व कुशाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट पहनते थे, जिन्हें शेरवानी कहा जाता था। जब उस समय विदेशी भारत में आए तो उनके साथ साथ इन कपड़ों का चलन भी भारत में आरंभ हो गया और ये आज भी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूपों में प्रयोग किए जा रहे हैं। भारतीयों ने व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति की। मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बर्तन बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। नगरीकरण का अर्थ है नए नगरों को बसाना और उनको अच्छी तरह व्यवस्थित रखना। तो कनिष्क के काल में नगरीकरण अपनी चरम सीमा पर था। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया, यानी उनको और अच्छा सुंदर बनाया। साथ ही उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर को बसाया, जो आधुनिक समय में श्रीनगर के पास कांजीपुर नाम से जाना जाता है। भारत के व्यापार में भी बहुत प्रगति हुई। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। इससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और नए मार्ग खुल गए, जिससे भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। भारत के उत्तरी सिरे पर आपको ये जो लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है, ये रेशम मार्ग को दिखा रही है। इसे ध्यान से देखिए। ये चीन गणतंत्र की तरफ से आती हुई भारत के उत्तरी सिरे से निकलती हुई अफगानिस्तान और ईरान की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार रेशम मार्ग खुल जाने से भारतीयों के लिए एक नया मार्ग खुल गया, जिससे होकर उनका व्यापार इन सभी देशों से होने लगा और भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। विदेशियों के भारत आने से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। हिंदी यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। खगोल शास्त्र में हम अंतरिक्ष के ग्रहों की स्थिति और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ज्योतिष शास्त्र में हम भविष्य के होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन सभी बातों को विदेशियों से भारतीयों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि आदि से पुकारना हमने यूनानियों से सीखा, क्योंकि यूनानी इसी पद्धति का प्रयोग करते थे। वे सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम से पुकारते थे। ये पद्धति भारतीयों ने भी सीखी और ये पद्धति आज भी प्रयोग में लाई जा रही है। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई, जो कि बहुत ही प्रभावी है। कनिष्क के समय में ही चरक नाम के महान चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही चरक संहिता यह निर्देश भी देती है कि किसी भी चिकित्सक को अपने मरीजों से कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। मूर्ति कला के बारे में बात करें तो कुषाण काल में कला के दो प्रमुख केंद्र थे, गांधार और मथुरा। इनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम गांधार मूर्ति शैली की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना और उनका निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा ही किया गया। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। साथ ही लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये गांधार मूर्ति शैली की भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इस शैली की मूर्तियों को बनाने के लिए सिलेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आइए मथुरा शैली के बारे में भी जानें। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा
बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति है। इसमें सिर के पीछे प्रभामंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। विदेशियों से भारतीयों ने राज्य व्यवस्था के बारे में भी नई बातें सीखी। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। वे ये मानते थे कि राजा में देवताओं की वास होता है और उनका तत्व होता है। तो ये भावना हमने शकों एवं कुषाणों से प्राप्त की। शाहानुशाही की अवधारणा भी कुषाणों की ही देन है। शाहानुशाही एक प्रकार की उपाधि होती थी जिसे कुषाण शासक धारण करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये जाना कि विदेशियों के आने से भारत में तकनीकी, पहनावा, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मूर्तिकला और राज्य व्यवस्था के बारे में बहुत सी नई बातें हमने सीखी। और इसी प्रकार विदेशियों ने भी भारत से बहुत सी बातें सीखी। आइए उनके बारे में भी जानें। भारतीय संस्कृति और सभ्यता सदा से ही पूज्य रही है, इसलिए विदेश से आए आक्रमणकारी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने यहाँ के धर्म और संस्कृति से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसको आत्मसात कर लिया। हमारी भारतीय संस्कृति को विदेशियों ने भी आत्मसात किया। विदेशी प्रभाव से भारत में भी एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। उस समय भारत में बौद्ध चित्रकला काफ़ी उन्नत स्थिति में थी और इसीलिए चीन ने बौद्ध चित्रकला भारतीयों से सीखी। हमारी भारतीय संस्कृति में सदा से ही सभी संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यहाँ के धर्म और संस्कृति से सभी प्रभावित होते हैं। इसी कारण भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए विदेशी जो यहाँ पर आए थे। यहाँ जो भी विदेशी आए वो हमारे भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। हमारी भारतीय संस्कृति में सदा से ही वसुदैव कुटुंबकम की भावना को ही आदर्श माना गया है। अर्थात हम ये मानते हैं कि पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारी संस्कृति में आपसी मेलजोल, उदारवादिता, लचीलापन और सहिष्णुता की भावना है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि उस समय प्रचलित अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, रोम, मिस्र और यूनान विलुप्त हो चुकी हैं और उनके केवल भौतिक अवशेष ही रह गए हैं। बच्चों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक बिम-कैटफिसेस ने जारी किए। आप बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को कि सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक ने चलाया था, जिनका नाम था बिम-कैटफिसेस। कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था।